Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes. Hello students, I am MK Singh and welcome to the platform of Edurise India. पिछली वीडियो में हमने रेजोनेंस स्टार्ट किया था। अब रेजोनेंस के कुछ एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ने हैं। तो देखिए, अब हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज कॉल्ड स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस में हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई रेजोनेंस कहाँ पे होगा और उसके बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ रहे थे। तो उस पॉइंट्स में एक पॉइंट ये भी है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। चूंकि इस साल इस पे आईटी में क्वेश्चन पूछ चुका है, एडवांस में क्वेश्चन पूछा भी है। ठीक है, स्टेरिक इनहिबिशन, कहीं कहीं रेजोनेंस जो होता है ना हो नहीं पाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप्स। तो देखिए, स्टेरिक इनहिबिशन कहेंगे किसको? द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर रेजोनेंस टू अकर इज दैट द इन्वॉल्व्ड एटम इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो एटम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर इन्वॉल्व है, मस्ट बी कोप्लेनर। देखिए, कभी भी आप रेजोनेंस कराते हैं, हमने ये डिस्कशन किया था कि एक ही प्लेन में क्या होने चाहिए, जो डिलोकलाइज होने वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो एक ही प्लेन में होने चाहिए, सिंगल प्लेन में होने चाहिए। ठीक है ना? मगर होता क्या है, बल्की ग्रुप लगने की वजह से वो जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कोप्लेनर नहीं रह जाता है, सेम प्लेन वाला नहीं रह जाता है। तो यहां पे देखिए लिखा हुआ है मस्ट बी कोप्लेनर और नियरली कोप्लेनर होना चाहिए फॉर मैक्सिमम रेजोनेंस और डिलोकलाइजेशन। मगर जैसे ही बल्की ग्रुप आ जाएगा ना, तो प्लैनेरिटी उसकी जो होती है वो कम हो जाती है, कोप्लैनेरिटी जो होती है वो कम हो जाती है। तो वहां पे रेजोनेंस जो होता है वो नहीं हो पाता है। जैसे देखिए, ये एग्जाम्पल लिया गया फर्स्ट और सेकेंड, ये दो एग्जाम्पल लिया गया। यहां पे लोन पेयर देखिए, लोन पेयर है सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रेजोनेंस का कंडीशन है यहां पे। तो रेजोनेंस का कंडीशन है तो यहां पे रेजोनेंस तो हो जाता है, यहां पे रेजोनेंस हो जाता है। मगर यहां पर देखिए नियर वाले जो एटम हैं, जो नियर बाई एटम हैं, यहां पे देखिए ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, NO2 लगा हुआ है, यानी कुछ ग्रुप लग गया बल्कि। तो बल्कि ग्रुप लगने की वजह से यहां पे जो होगा ना, यहां पर रेजोनेंस का जो क्षमता होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, यहां पे रेजोनेंस प्रॉपर वे में हो जाएगा, यहां भी हिंड्रेंस है। जैसे यहां पे एग्जांपल हमने दे दिया, एक और ऐसा दे दिया, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से रेजोनेंस होगा। ये इधर शिफ्ट करेगा, ये इधर शिफ्ट करेगा, फिर ये इधर शिफ्ट करेगा, ये इधर शिफ्ट करेगा, ऐसे रेजोनेंस होगा, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होगा। यहां पर थोड़ी सी टेंडेंसी कम होगी, ठीक है ना, थोड़ी सी टेंडेंसी कम होगी, बट यहां पर उतना स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। यहां ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, इसलिए यहां भी प्रॉपर रेजोनेंस पॉसिबल है। ठीक है ना, प्रॉपर रेजोनेंस यहां पर भी पॉसिबल है, इस तरह से डिलोकलाइजेशन हो सकता है। बट यहां पर देखेंगे तो सबसे कम रेजोनेंस है, यहां पर जो होगा वो सबसे कम रेजोनेंस होगा। ठीक है ना, यहां पर सबसे कम रेजोनेंस होने की संभावना है, क्योंकि देखिए ऑर्थो पोजीशन पर क्या लग गया, ये ग्रुप लग गया। तो याद रखिए, अगर ऑर्थो पोजीशन पर बल्कि ग्रुप लगे होते हैं तो रेजोनेंस टेंडेंसी कम हो जाती है। इफ बल्की ग्रुप इज प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजीशन, if bulky group is present at ortho position, then
रिजोनेंस टेंडेंसी जो होती है, टेंडेंसी वो डिक्रीज करेगी, डिक्रीजेस, ठीक है, वो डिक्रीज करता है। रिजोनेंस टेंडेंसी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो देखिए ये दोनों मॉलिक्यूल में जो है ना रिजोनेंस है, ठीक है, बट यहां पर रिजोनेंस जो है वो इनहिबिट कर जाएगा, रुकेगा, ठीक है ना, यहां पर रिजोनेंस रुकेगा। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, अगर ये दोनों मॉलिक्यूल देखा जाए तो इसका लोन पेयर क्या हो रहा है, डिलोकलाइज हो रहा है। दोनों, इसका भी लोन पेयर डिलोकलाइज हो रहा है, इसका भी लोन पेयर डिलोकलाइज हो रहा है। लोन पेयर जब डिलोकलाइज होता है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है अमाइंस का। इसीलिए एरोमेटिक अमाइंस जो होते हैं वो लेस बेसिक होते हैं, किससे, एलिफेटिक अमाइन से। मतलब एलिफेटिक अमाइन जो होगा, एलिफेटिक कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे CH3NH2 C2H5NH2, ठीक है ना, CH3NH CH3, इस तरह का। तो एलिफेटिक अमाइंस जो होते हैं वो ज्यादा बेसिक होते हैं, क्योंकि उनका लोन पेयर लोकलाइज्ड होता है, एक ही जगह पे रहेगा। मगर ये कैसा लोन पेयर है, ये लोन पेयर डिलोकलाइजेशन प्रोसेस में जा रहा है, इसलिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अगर कंपेयर कीजिएगा इसका इसका इसका, तो ये मोर बेसिक हो जाएगा, क्योंकि रिजोनेंस नहीं है। तो ये लोन पेयर कैसा है, ये लोन पेयर रिजोनेंस में भाग नहीं ले रहा है, क्यों, स्टेरिक इनहिबिशन की वजह से। तो यहां पर ये जो होगा ना, ये लोन पेयर ये लोकलाइज्ड हो जाएगा, लोकलाइज्ड हो जाएगा, ये वाला लोन पेयर जो है वो लोकलाइज्ड हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं। और यहां पे ये डिलोकलाइज्ड लोन पेयर हैं, तो हम कह सकते हैं ये वाला जो होगा ना, ये इन दोनों से इसको A ले लेते हैं, अगर A मॉलिक्यूल ले लेते हैं और इसको 1 ले लिया, तो ये जो होगा मोर बेसिक होगा, मोर बेसिक, किससे ज्यादा बेसिक होगा, तो A and 1 मोर बेसिक देन A and 1, A और 1 से ये ज्यादा बेसिक हो जाएगा। इज इट क्लियर, बात को समझ रहे होंगे। मेरा ख्याल इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो इस बात से हम लोग सीखे क्या, सीखे बस इतना ही कि ऑर्थो पोजीशन पर अगर बल्की ग्रुप आ जाएंगे, ठीक है ना, तो उसका क्या होगा, स्टेरिक इनहिबिशन की वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से रिजोनेंस कम हो जाएगा, डिलोकलाइजेशन की टेंडेंसी कम हो जाएगी। दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रिजोनेंस। देखिए फर्दर एक और एग्जांपल पर जाते हैं। जैसे ये 2 एग्जांपल ले लिए गए, तो देखिए ये जो है इसमें रिजोनेंस कैसे होगा, इधर पॉजिटिव चार्ज है ना, ये इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और ये इधर शिफ्ट करेगा। तो याद रखिए, नो मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, नो मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन का यहां पे मूवमेंट नहीं होगा, डिलोकलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि यहां पर क्या है, इनहिबिशन है, किसका, रिजोनेंस का। क्यों, तो बल्कि अल्काइल ग्रुप यहां पे लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा रिजोनेंस, रिजोनेंस को आगे नहीं बढ़ने देगा। जैसे ये इधर शिफ्ट किया, अब ये इधर शिफ्ट करेगा, तो ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। मगर यहां पर क्या होगा, आसानी से हम लोग यहां पे बॉन्ड शिफ्ट करेंगे, ये इधर शिफ्ट करेंगे, यहां पे प्लस बनेगा, फिर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, यहां पे प्लस बनेगा, फिर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, यहां पे प्लस बन जाएगा। यानी यहां पे कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है। तो हम कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ, यहां पे क्या होगा, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन आकर, पाई इलेक्ट्रॉन आकर। बट यहां पे क्या कहेंगे हम लोग कि पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं हो पाएगा, नो मूवमेंट ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रिजोनेंस, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ऑर्थो पे अगर बल्की ग्रुप आ गया तो वो रिजोनेंस को इनहिबिट कर देगा। क्यों, क्योंकि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन प्लेनर है उसकी प्लेनरिटी जो होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है ना, वो को प्लेनर नहीं रह जाएगा। इसकी वजह से क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट मुश्किल हो जाता है।
ठीक है। और इससे हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ भी बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए इस तरह का मॉलिक्यूल, ऐसा दे दिया जाए, यहां पर NH2 लगा दिया हमने और यहां पे लगा दिया CH, CH3, CH3, यहां भी लगा दिया CH, CH3, CH3 और एक हमने दे दिया ऐसा, ये एनिलीन दे दिया। तो आपको पता है कि ये मान लीजिए A है और ये B है, तो आपको पता है यहां पे कंप्लीट रिजोनेंस है, यानी ये वाला जो लोन पेयर है ये क्या हो रहा है, डिलोकलाइज्ड है, डिलोकलाइज्ड, ये डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन है। और ये क्या है, ये लोकलाइज्ड हो गया, मतलब ये मूवमेंट में नहीं जाएगा, लोकलाइज्ड। तो और याद रखिए कि अगर आपको बेस बताना है, बेसिक स्ट्रेंथ बताना है, तो ये लोकलाइज्ड हो गया ना। और जहां भी लोकलाइज्ड लोन पेयर अगर स्थिर रहेगा तो वो बेसिक नेचर उसका क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, वो आसानी से प्रोटोनेशन कर सकता है, आसानी से H+ ले सकता है। मगर जब इस तरह की कंडीशन हो, ये डिलोकलाइज करने लगे, तो बताओ प्रोटॉन कहां पे जाएगा, इस लोन पेयर पर अटैक करेगा, तो यहां पे जैसे ही अटैक करने जाएगा ये मूव करके कहां चला आएगा, यहां पे चला आएगा, फिर मूव करके लोन पेयर इधर चला आएगा। तो ऐसे जो होगा ना, प्रोटॉन जो है खोजता ही रह जाएगा कि लोन पेयर कहां पे है। और यहां पर तो ऐसी बात है नहीं, फिक्स पोजीशन है, वहां पर लोन पेयर स्थिर है, आएगा प्रोटॉन आसानी से अटैक कर देगा। तो हम कह सकते हैं दैट इज वाई A इज मोर बेसिक देन B, मोर बेसिक देन B, ठीक है ना, ऐसा कह सकते हैं। और इसका कारण क्या देंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ, ये हो जाएगा ड्यू टू स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस का इसको कहेंगे हम लोग स्टेरिक इनहिबिशन, ठीक है। तो रेजोनेंस के बारे में ये भी एक बात दिमाग में रखना है कि कहां पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पेज में दूसरा कंसेप्ट है अब रेजोनेंस से रिलेटेड। देखो रेजोनेंस से बहुत सारी बातें हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन, इसका क्या मतलब हुआ। जैसे आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, डाईपोलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, प्लस माइनस वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हम लोग बनाते हैं उसमें जो सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उसका कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा होगा। यहां पे ध्यान दीजिए, कंट्रीब्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिपेंड्स अपॉन इट्स स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा वो स्टेबल होगा ना, उतना ज्यादा उसका कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। विच डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। स्टेबिलिटी जो होगी उसकी, वो कैसे आप बताएंगे कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा है, वो आप बताएंगे कैसे। तो उसका तरीका ये होता है, कभी भी आप कोई न्यूट्रल स्पेसीज बनाते हैं, कोई न्यूट्रल स्पेसीज होता है इज मोर स्टेबल देन द चार्ज स्पेसीज। जैसे देखिए यहां पर एग्जांपल दिया हुआ है, इसका A का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां पे B बनाया गया है, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, इसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया गया है ये वाला। पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करा के देख लीजिए, पाई इलेक्ट्रॉन कैसे मूव किया होगा, ऐसे, और ये मूव कर गया होगा ऐसे, तो वो वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। तो हमेशा याद रखिए कि जो न्यूट्रल स्पेसीज होगा, इस पर तो कोई चार्ज है नहीं, ये न्यूट्रल स्पेसीज है, और ये क्या है, डाईपोलर है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इस पर है। जो भी न्यूट्रल स्पेसीज होगा वो ज्यादा स्टेबल होता है देन डाईपोलर स्पेसीज। तो इससे ज्यादा, B से ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, A इज मोर स्टेबल, A इज मोर स्टेबल देन B, B से ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो बात समझ रहे हैं कि न्यूट्रल स्पेसीज जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, किससे, अपना जो चार्ज स्ट्रक्चर है उससे। इस कंसेप्ट को हम लोग ऐसे ही पढ़ सकते हैं कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स जिसमें ज्यादा हो, जो भी न्यूट्रल स्पेसीज होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा देन
चार्ज स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे जैसे सीरीज में लिखा हुआ है ना वैसे वैसे आपको सोचना है। दूसरा क्या सोचना है, स्पेसीज हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट इज मोर स्टेबल देन स्पीसीज हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट। फिर आपको क्या देखना है, ऑक्टेट देखना है। दूसरे पॉइंट में क्या देखना है, पहले देख लीजिए न्यूट्रल कोई तो नहीं है ना, न्यूट्रल सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या देखना है, ये पॉइंट देखना है ऑक्टेट वाला, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी पर क्वेश्चन ज्यादा डिपेंडेंट होता है। तो हम देखेंगे कि भाई किसका ऑक्टेट पूरा है किसका नहीं है। तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि जब चार्ज स्ट्रक्चर आपको मिले तो उसमें आपको देखना है कि किसका ऑक्टेट पूरा है। हर एक एटम का ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। अगर हर एक एटम का ऑक्टेट पूरा है देन वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है। या हम लोग इसमें एक और लाइन लिख लेते हैं, या ऐसे सोच सकते हैं आप, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, जिसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज। ठीक है, ऐसा हम लोग सोचेंगे। बात समझ रहे हैं। अब इसमें देखिए भाई, नंबर ऑफ बॉन्ड से भी आप कर सकते थे, यहां 3 बॉन्ड है, यहां पे कितना है, 4 बॉन्ड हो गए ना। देखिए तो 1 2 3 और एक 4 बॉन्ड हो गए, और यहां पे कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो इसमें बॉन्ड्स ज्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इसको हम ए कर दे रहे हैं, इसको बी कर रहे हैं। बाद बाकी ऊपर वाले थ्योरी से सोचिए कि हर एक एटम का ऑक्टेट पूरा है कि नहीं। जिसमें हर एक एटम का ऑक्टेट पूरा होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। ये तो आर तो कंप्लीट ऑक्टेट वाला है। यहां कार्बन पर देखिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। कैसे, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। और हम काउंट भी कर सकते हैं ना, पॉजिटिव चार्ज से ही नहीं होगा, आपको काउंट भी करना है। तो कार्बन जो होता है, कार्बन पे देखिए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना कार्बन के पास, तभी ना इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो यहां पे काउंट कीजिए तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां पे हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां पे हो गया, 2 इसका हो गया जो शेयर किया हुआ है। तो कितने इलेक्ट्रॉन गए, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास हुए। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सारा हम लोग काउंट कर रहे हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4, और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर है, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास कितने हुए, 6 इलेक्ट्रॉन हुए। तो 6 इलेक्ट्रॉन अगर कार्बन के पास है, 6 इलेक्ट्रॉन अगर कार्बन के पास है, तो इसका मतलब क्या है कि एक ऑर्बिटल इसका वेकेंट है, यानी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, 8 तो इलेक्ट्रॉन हुए नहीं। अब यहां पर काउंट करके देखते हैं, इस वाले स्ट्रक्चर में काउंट करके देखते हैं। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां पे हो गया आपका, और यहां पर देखिए टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 और 2 कितना हो गया, 8। तो इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका तो कंप्लीट रहता ही है, इस पर तो कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल स्पेसीज है। ठीक है ना, मिथाइल इथाइल कुछ भी हो सकता है। यहां पे ऑक्सीजन के बारे में सोचते हैं, तो ऑक्सीजन का भी देखिए शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टोटल मिला लेंगे तो 6 यहां पे है और 2 यहां लोन पेयर एक दिख रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। यानी कि हर एक एटम का, ईच एटम का इसमें क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है तो इसका मतलब हम आसानी से समझ लेंगे कि भाई बी इज मोर स्टेबल देन ए। मोर स्टेबल देन ए से ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, एक आधी एग्जांपल और कर लेते हैं। जैसे ऐसा दिया रहे, ऐसा एक स्ट्रक्चर हमने दिया। ठीक है, एक स्ट्रक्चर हमने ऐसा बना लिया, ऐसा बना लिया CH, दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा बना लिया,
ऐसा बना लिया। अब देखिए इसका तो कहना ही नहीं है, इसका तो बात ही नहीं करेंगे, हम लोग पहले कर चुके हैं कि जो न्यूट्रल स्पेसीज होता है उसका हमेशा कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो हम लोग बात करेंगे इसका A एंड B, ठीक है ना, A एंड B, इसका बात करेंगे। इन दोनों में कंपेयर करना है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, किसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। तो देखिए इसमें CH प्लस है, तो इसका मतलब क्या है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। आप काउंट भी कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में है CH के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन Cl के साथ है कार्बन का, और 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से जो बॉन्ड बना होगा, यानी कि टोटल यहां पे कितने आ रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। और यहां पर देखिए माइनस का मतलब क्या होता है, एक लोन पेयर के बराबर होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहीं पे हो गए, माइनस वाले 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन का देखिए 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है ना, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन जो होगा 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में देगा ना, और कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो कितना हो जाएगा 2, और यहां पे 4 हो गए 6, और 2 ये वाला कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनाया है, ठीक है ना, जो ये वाले कार्बन के साथ बनाया है वो वाला, टोटल कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके पास भी 8, देखिए यहां पर भी इसके पास भी 8 है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर CH से 2 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन इधर से, डबल बॉन्ड क्लोरीन के साथ है, तो कितने हो गए 8 हो गए। क्लोरीन का भी देखो ऑक्टेट पूरा है भाई, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन यहां पे और 4 शेयर्ड वाले हो गए, तो 8 इसका भी कंप्लीट हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि B का हर एक एटम का ऑक्टेट पूरा है, बट A का हर एक एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं है। दैट इज वाई B इज मोर स्टेबल देन A, ये हम लोग कह सकते हैं। तो जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका कंट्रीब्यूशन भी क्या होगा, ज्यादा होना है। तो पहला पॉइंट आपको यही देखना है, जब भी चार्ज स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, ऑक्टेट, ये ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं, ईच एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, वो ज्यादा स्टेबल होता है और उसका कंट्रीब्यूशन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, थर्ड पॉइंट है। थर्ड में आपको क्या देखना है, इफ ऑल द स्ट्रक्चर्स हैव फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज कहने का मतलब चार्ज स्ट्रक्चर है, चार्ज वाला स्ट्रक्चर है आपके पास, ठीक है। द मोस्ट वन इज दैट, उसमें सबसे ज्यादा द मोस्ट स्टेबल वन इज दैट इन विच द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस रिसाइड ऑन द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम एंड द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। देखिए इसका मतलब क्या है, थर्ड पॉइंट में आपको क्या देखना है कि नेगेटिव चार्ज जो होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर होना चाहिए, और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पर होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर प्लस चार्ज आ जाए और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पर माइनस चार्ज आ जाए, तो हाईली अनस्टेबल कंडीशन है। वो कंडीशन कैसा है, हाईली अनस्टेबल है। देखिए एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है। पहले तो हम लोग अपना जो रूल है वो रूल अपना फॉलो करेंगे। फर्स्ट में क्या देखना है, सारे के सारे चार्ज है ना, तो सबसे पहले हम लोग ऑक्टेट देख लेते हैं। स्टेबिलिटी यहां पे बतानी है, सबसे पहले ऑक्टेट देख लेते हैं। देखिए कार्बन का यहां ऑक्टेट पूरा है, देख लीजिए यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 देखिए यहां पर है, ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्सीजन पे माइनस है, और देखिए ऑक्सीजन अगर सिंगल बॉन्ड बनाता है तो 2 लोन पेयर तो है ही इस पे, और ये एक लोन पेयर हो गया, यहां पे एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। यहां पर भी देखिए 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिल रहे हैं। हाइड्रोजन तो साइड में लगा हुआ है, इसका तो डुएट कंप्लीट होता है ना, हाइड्रोजन का तो डुएट कंप्लीट होता है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन से ही मतलब है, हाइड्रोजन पर देखते ही नहीं हम लोग, क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं आता है जल्दी, अगर चार्ज आएगा तो रिलीज कर देगा वो, ठीक है। अब यहां पर देखिए एक लोन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन इधर, ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट है, यानी ए का पूरी तरह से ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। तो हम मान लेंगे कि ए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखिए, यहां पर देखिए तो भाई इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हुए, 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहां ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्सीजन का नहीं कंप्लीट है। यहां पर देखिए कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, नहीं कंप्लीट है। आप काउंट करके देख सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ आ रहे हैं, यहां भी 6 इलेक्ट्रॉन है, यहां भी 6 इलेक्ट्रॉन है। काउंट करके देख लीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे हो गए, 2
2, तो कितना हो गया 2 2 2, कितने हो गए 6। कार्बन का ऑक्टेट पूरा है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे हो गए, 2 यहां पे, 2 यहां पे, और ये एक माइनस का मतलब एक लोन पेयर के बराबर है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। बट ऑक्सीजन का यहां पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, यहां पर वैसे ही कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, काउंट करके देख सकते हैं आप। तो इसमें देखिए दोनों, पहले तो हम समझ गए कि ए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज सबका यहां ऑक्टेट कंप्लीट है, कंप्लीट ऑक्टेट है, ये तो हम लोग कह ही देंगे। तो पहला पॉइंट तो हमारा हो गया। अब दूसरे पॉइंट में चलते हैं, पहला नहीं दूसरा वाला पॉइंट हुआ। पहला तो न्यूट्रल स्पेसिस तो कोई है ही नहीं इसमें। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं कि यहां पर देखिए कार्बन पर माइनस चार्ज है और ऑक्सीजन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ये तो उल्टा हो गया ना भाई, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ऑक्सीजन पे माइनस होना चाहिए तभी स्टेबिलिटी होगी उसकी, और कार्बन पे प्लस होना चाहिए। मगर यहां पे उल्टा हो गया, ऑक्सीजन पे ही क्या आ गया, प्लस चार्ज, और इस पर क्या आ गया, माइनस चार्ज, उल्टा। मगर यहां पे सही है, इस वाले एग्जांपल में सही है, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है इस पर। तो हमेशा याद रखिए कि प्लस और माइनस जो होना चाहिए वो एकदम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर माइनस चार्ज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पर प्लस चार्ज, तो वो कंडीशन यहीं पे दिख रहा है। तो हम स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर इसका बताएंगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए का सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी बता देंगे, उसके बाद कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, और उसके बाद बी हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर प्लस चार्ज आना और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पर माइनस चार्ज आना हाईली अनस्टेबल कंडीशन है। तो हमेशा जो होना चाहिए, थर्ड में हम लोग को देखना है कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर माइनस चार्ज होना चाहिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है, तो ये एग्जांपल है आपका। अब फोर्थ पॉइंट में क्या देखना है आपको, थर्ड पॉइंट तक तो देख लिए, फोर्थ में क्या देखना है, फोर्थ में देखना है कि जो चार्ज सेपरेशन होता है, सिमिलर चार्ज का चार्ज सेपरेशन ज्यादा होना चाहिए। 4 और 5 पॉइंट में यही बात है कि सिमिलर चार्ज अगर है, माइनस माइनस है कहीं, तो वो चार्ज सेपरेशन ज्यादा होना चाहिए, और प्लस माइनस है तो चार्ज सेपरेशन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इज इट ओके? अगर डिसिमिलर चार्ज है तो चार्ज सेपरेशन कम होना चाहिए, और सिमिलर चार्ज है तो चार्ज सेपरेशन ज्यादा होना चाहिए। यही इस स्लाइड में लिखा हुआ है, इंक्रीज इन डिसिमिलर चार्ज सेपरेशन डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। डिसिमिलर चार्ज का दूरी ज्यादा बढ़ जाएगा तो ठीक है ना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी उसका कम हो जाएगा। और अगर सिमिलर, इंक्रीज इन सिमिलर चार्ज सेपरेशन इंक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है ना, यानी कि प्लस और माइनस, डिसिमिलर चार्ज का चार्ज सेपरेशन कम होना चाहिए, ठीक है, और सिमिलर चार्ज का चार्ज सेपरेशन ज्यादा होना चाहिए, तभी स्टेबिलिटी बढ़ती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। अब देखिए बेंजीन का ही स्ट्रक्चर बनाया गया, बेंजीन का 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिया गया है यहां पे, ए और बी। यहां पे देखिए प्लस और माइनस बन रहा है, दोनों स्ट्रक्चर एक ही तरह का है, सिर्फ चार्ज सेपरेशन का फर्क है। सब में देखिए यहां भी एक कार्बन है जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, और यहां भी एक कार्बन है जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। ठीक है, दोनों में बॉन्ड्स भी बराबर हैं, कोई न्यूट्रल स्पेसीज है नहीं, एक एक एटम दोनों में है जिसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। और देखिए माइनस जहां पे है वहां पे ऑक्टेट यहां भी पूरा है, यहां भी पूरा है। तो हमने किस रूल पे जाना होगा, अब 4 और 5 वाले रूल पर जाना होगा। चार्ज सेपरेशन जहां पे कम है, यहां पे लेस चार्ज सेपरेशन है, डिसिमिलर चार्ज का चार्ज सेपरेशन कम है, लेस चार्ज सेपरेशन, चार्ज सेपरेशन, ठीक है। और यहां पर मोर चार्ज सेपरेशन, प्लस माइनस की दूरी ज्यादा है, यहां प्लस माइनस की दूरी कम है। सो वी कैन से दैट ए इज मोर स्टेबल देन बी, बी से ज्यादा वो स्टेबल है, ठीक है, बी से वो ज्यादा स्टेबल है।
बात समझ रहे हैं? इसमें मेरा ख्याल है किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए, आपको कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया रहे, सबसे पहले आप क्या देखेंगे? न्यूट्रलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। देन दूसरे पॉइंट में क्या आना है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा होना चाहिए या हर एक एटम का ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, वो ज्यादा स्टेबल होगा। सेकंड पॉइंट ये देखना है। थर्ड में जैसे सीरीज है वैसे ही देखना है। थर्ड में क्या देखना है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। अगर उल्टा हुआ तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट में क्या देखना है? चार्ज सेपरेशन। सिमिलर चार्ज का सेपरेशन ज्यादा होना चाहिए और डिसिमिलर चार्ज का सेपरेशन कम होना चाहिए। यही इतने पॉइंट में हम लोग बताते हैं कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है और किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। ठीक है ना? क्योंकि भाई वो तो सारे स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रहा है ना, सारा हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, उसमें कौन ज्यादा एग्जिस्ट करेगा, ज्यादा मात्रा किसका होगा, किस फॉर्म में वो रहना चाहेगा, वो इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है? कुछ एग्जांपल्स हम लोग सेल्फ ही पुट करते हैं। जैसे एक स्ट्रक्चर हमने बना दिया, एक स्ट्रक्चर बना दिया ऐसा, O माइनस, ये एक स्ट्रक्चर दे दिया हमने। फिर इसका बनाना शुरू करते हैं हम। एक ये स्ट्रक्चर बना दिया, ये A स्ट्रक्चर हो गया और दूसरा स्ट्रक्चर इसका हुआ तीसरा स्ट्रक्चर इसका बना रहे हैं। इसको ये एग्जिस्ट कर रहा है ये स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसे बना दिया हमने रेजोनेंस कराते हुए। ये स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। देखिए इसको सेपरेट कर रहे हैं, यहां पर रेजोनेंस करा दिया, इसलिए सेपरेट स्ट्रक्चर वो कर दे रहे हैं हम। एक स्ट्रक्चर ये हो गया हमारा, ये दूसरा स्ट्रक्चर हो गया हमारा ये, तीसरा स्ट्रक्चर है दिस वन, और चौथा स्ट्रक्चर है ये। इनमें ना स्टेबिलिटी आपको बतानी है, से कौन ज्यादा स्टेबल होगा कौन कम स्टेबल होगा। ए बी सी एंड डी, इसमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा और कौन कम स्टेबल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा पहला नियम है, नॉर्मल स्ट्रक्चर जो होगा, बिना चार्ज वाला जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। तो ऐसा तो है नहीं, सब पे चार्ज तो है ही। अब दूसरा नियम हमारा क्या काम करेगा, तो सेकंड है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो देखिए यहां पे तो करेक्ट है ना, यहां पर करेक्ट है। फर्स्ट न्यूट्रल स्पेसीज है, ऑक्टेट। देखिए ऑक्टेट की बात पहले कर लेते हैं, तो सब एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। आप देख लीजिए हर एक जगह जहां भी माइनस चार्ज है ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ठीक है। बेंजीन है ना, अब बेंजीन है तो देखो एक हाइड्रोजन तो यहां पे होगा, तो देखिए यहां पे कार्बन है तो काउंट कर सकते हैं 2 2 4 2 6, और ये नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, एक लोन पेयर 8 हो गए। ऑक्टेट सबका कंप्लीट है, इसमें जितने भी स्पेसीज हैं सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो 2 पॉइंट हमारे हट गए ऐसे ही, न्यूट्रल स्पेसीज वाला और ऑक्टेट वाला पॉइंट घट गया। अब हमारे पास क्या आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। इन सारे स्ट्रक्चर्स में आप देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज कहां पे है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम पर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर कहां पे चार्ज है, ए वाले में, इसी में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है और उस पर नेगेटिव चार्ज है। बी और डी दोनों आइडेंटिकल स्ट्रक्चर ही हैं, आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। देखिए इसके भी यहां पर माइनस चार्ज है और इसके भी यहां पे माइनस चार्ज है, ठीक है। दोनों पे यहां पे माइनस चार्ज है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे।
ठीक है, बात समझ रहे हैं? ये आइडेंटिकल हो गया। अब इसका कंपैरिजन किया जाए, इसका हम लोग कंपेयर करते हैं। तो यहां पे देखिए नेगेटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड, ठीक है ना, कॉन्जुगेशन यहां भी है और यहां भी कॉन्जुगेशन है, ठीक है ना, यहां भी कॉन्जुगेशन है। तो एक चीज हम लोग पढ़ते हैं, रेगुलर कॉन्जुगेशन, रेगुलर वाला कॉन्जुगेशन, एक कंसेप्ट हमारे पास होता है जिसको इसी में ऐड कर दिया हमने। रेगुलर जहां पे रिजोनेंस हो, रेगुलर कॉन्जुगेशन हो, ठीक है ना, वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो याद रखिए बी और डी इक्वल स्टेबिलिटी वाले हैं, उसके बाद सी आएगा, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ? तो सी में देखिए ये माइनस का कॉन्जुगेशन जो है इसके साथ अलग है और इसके साथ अलग है। इस माइनस का कॉन्जुगेशन इसके साथ अलग, इसके साथ अलग। अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये देखिए इधर शिफ्ट करेगा, तो ये इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। ये क्या है? क्रॉस कॉन्जुगेशन है, ठीक है ना। कराया, ये इधर शिफ्ट कराया, ये इधर शिफ्ट कराया, ऐसे करके कराएंगे। बट यहां पर ना क्रॉस हो रहा है, क्रॉस रेजोनेंस में जा रहा है। ये इधर शिफ्ट कराया, फिर ये इधर शिफ्ट कराया, फिर यहां पे माइनस हो गया, तो ये कॉन्जुगेशन में तो गया नहीं, आउट ऑफ कॉन्जुगेशन चला जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? और ये रेगुलर कॉन्जुगेशन में है। तो याद रखिए यहां पर रेगुलर कॉन्जुगेशन है, रेगुलर कॉन्जुगेशन, और यहां पर क्या है? क्रॉस कॉन्जुगेशन है, क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो एक बात रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यह भी ध्यान देना है लास्ट में कि कहां पे क्रॉस कॉन्जुगेशन है और कहां पे रेगुलर कॉन्जुगेशन है। जैसे इसका एग्जांपल हम एक और दे देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए एक ये अनायन है, ऐसे है, और एक ऐसा है, ऐसे है। ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो यहां पर ना यहां पे देखिए ये माइनस चार्ज है, ये क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा। ये या तो इसके साथ कॉन्जुगेशन करेगा या तो इसके साथ कॉन्जुगेशन करेगा। ध्यान दे रहे हैं ना? ये इसके साथ कॉन्जुगेशन करेगा या इसके साथ कॉन्जुगेशन करेगा। मगर ये देखिए ये इसके साथ कॉन्जुगेशन किया डबल बॉन्ड के साथ, और डबल बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेशन किया। तो बी वाले केस में हम लोग कह सकते हैं रेगुलर कॉन्जुगेशन या रेगुलर रेजोनेंस है, रेगुलर रेजोनेंस इज प्रेजेंट, ठीक है। और यहां पर क्या कहेंगे? इस वाले में, ए वाले में क्रॉस रेजोनेंस है, इसको क्या कह देंगे? क्रॉस रेजोनेंस। क्रॉस रेजोनेंस है तो याद रखिए आप कि B इज मोर स्टेबल, रेगुलर रेजोनेंस B इज मोर स्टेबल, स्टेबल देन A, ठीक है, देन A। ये आपका एग्जाम्पल हुआ, ये इसका एक्सप्लेनेशन हुआ, ठीक है। तो मेरा ख्याल है ये कंसेप्ट समझ गए होंगे, क्योंकि ये किसी बुक्स में नहीं दिया होता है कि क्रॉस कॉन्जुगेशन के बारे में, रेगुलर कॉन्जुगेशन के बारे में बुक्स में जनरली नहीं होते हैं ये सब बात। तो ये सब टीचर ही सिखाता है कि कहां पे क्रॉस कॉन्जुगेशन है, कहां पे रेगुलर कॉन्जुगेशन है, ठीक है। और इसके साथ आज का लेक्चर हम लोग समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes.